तीसरी लहर, कप्पा का कहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। देश के दो राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। ये है महाराष्ट्र और केरल। इन दो राज्यों में देश भर के 50% से ज्यादा केसेस हैं। देश के अलग अलग इलाकों से डरावनी तस्वीरें सामने आ रही है। बाजारों में भीड़ है, लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करे। ऊपर से चिंता की बात यह कि यूपी में डेल्टा प्लस के बाद कोरोना के नए वेरिएंट कप्पा के भी केस सामने आ चुके हैं। डेल्टा वायरस की वजह से दूसरी लहर आई थी, लेकिन अब वायरस के डेल्टा प्लस और कप्पा वेरिएंट भी मिले हैं, जिन्हें पहले वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। और ऐसे में सवाल ये कि अब तीसरी लहर की वजह ये दोनों वेरिएंट बनेंगे, और जिस तरह लोग गाइडलाइंस तोड़ रहे हैं उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या ये वेरिएंट कोरोना वैक्सीन की शील्ड को भी तोड़ सकते हैं? ऐसे में सवाल कई हैं और इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ हैं, मेंबर हैं वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के। डॉक्टर संजीव बघेल चेयरमैन हैं नेफ्रॉन क्लिनिक के और पद्मश्री अवार्डी भी हैं। इसके अलावा डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा भी हमारे साथ हैं, इन्फेक्शियस ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड के। सबसे पहले डॉक्टर संजीव बघेल, मैं आपके पास आ रही हूँ। सर, फिर बदल लिया रूप डेल्टा ने, अब एक नया वेरिएंट, पहले डेल्टा प्लस और अब कप्पा। तो ये जो म्यूटेशंस हैं ये सदियों से आ रही है, ये कोई नई चीज नहीं है। ये जो म्यूटेशंस हम देख रहे हैं डेल्टा वर्ल्ड वाइड में, ऑलमोस्ट 34 कंट्रीज में डेल्टा है। इसमें एक और म्यूटेशन आया है जिसे हम डेल्टा प्लस कहते हैं, जो KN417 वेरिएशन है, जो म्यूटेशन है। तो इसमें कोई खास एडेड डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट जो डेल्टा है मोर इन्वेजिव है, मोर इन्फेक्शियस है, जल्दी एस रिसेप्टर्स में फ्यूज हो जाता है और ट्रांसमिशन ज्यादा है। जो अब हमने देखा है, जो लास्ट स्टडीज आई हैं, ये हर इंडिविजुअल जो डेल्टा स्ट्रेन कैरी कर रहा है, ये 1000 टाइम्स ज्यादा वायरल लोड है एंड मोर देन 200 टाइम्स मोर ट्रांसमिबल है। तो जो मैसेज है, हम वेरिएंट्स हम सीक्वेंस करते रहें, जीनोमिक सीक्वेंस करते रहें, बट जो कॉमन पर्सन है, सिटीजन है, उसके लिए दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। आपने दोनों वैक्सीन लगाइए जैसे गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं। दूसरा पॉइंट है, घर से बाहर मत निकलिए, अगर बहुत जरूरी हो खाली तब जाइए, और हमेशा अपना मास्क पहने रखिए। अगर आप मास्क पहनेंगे, आपका इंडोर जो ट्रांसमिशन है 50% कम हो जाता है, और आप दूसरों लोगों को इन्फेक्ट नहीं करेंगे और बाकी लोगों से आपको इन्फेक्ट नहीं होगा। सो ये वेरिएशंस होते रहेंगे, म्यूटेशंस होते रहेंगे, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है SARS-CoV-2 का। पर हमारा जो क्लिनिकल मैसेज है कि अपने आप से प्रिकॉशंस हटाना नहीं। डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा, अब ये जो नया वेरिएंट आ गया है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार रूप बदल रहा है। अब ये कप्पा वेरिएंट, पहले तो डेल्टा प्लस को ही लेकर ये कहा जा रहा था कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि लगातार रूप बदल रहा है और वायरल लोड भी बहुत ज्यादा है, इंटेंसिटी भी ज्यादा है, इन्फेक्शियस भी ज्यादा है। ऐसे में अब इस कप्पा के कहर को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस वेरिएंट को? देखिए, कप्पा नया नहीं है। जो हमारे महाराष्ट्र में, अमरावती में या विदर्भ में नया वेरिएंट आया था, जिसको वो लोग पहले डबल म्यूटेंट कहते थे, उसमें 484R था और 444Q था और 452R था। ये दोनों का मिलकर जब हुआ तो उसका नाम हुआ B1617। बाद में पता चला कि 617 के 3 पार्ट है, 6171, 6172, 6173। उसके बाद ये सब जगह 612 ही फैला, 6172 ही फैला, और उसका नाम कोई इंडियन वेरिएंट बोले या अमरावती वेरिएंट बोले, उसके बजाय WHO ने डिसाइड किया कि ये सब रोमन नाम से देंगे। तो ओरिजिनल जो वायरस है उसको वाइल्ड टाइप वायरस कहते हैं, जो चाइना से आया था। उसके बाद में जो वायरस आए और जो वेरिएंट आए, उसका नाम उन्होंने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कप्पा और लामड़ा, ऐसे 6 नाम दिए। जो अल्फा वेरिएंट है वो इंग्लैंड में है, यूके में है। जो बीटा है वो साउथ अफ्रीका में है, और जो गामा है वो वहाँ का इसमें ब्राजील में है, और डेल्टा अपने इंडियन वेरिएंट को नाम दिया गया। अब अभी तक जो था B1617.2, ये सब जगह फैला भारत में, और दूसरे वेव का मेजर कारण वही था जो अपन जनवरी में देखते हैं, जनवरी 21 में, तो इसका प्रमाण सिर्फ 1% था। वो बढ़ते बढ़ते लगभग 100% हो गया अभी लास्ट महीने में। और खाली 100% भारत में नहीं,
ये 100 कंट्री में फैल गया। हम्म यूके में 80% तक वही है और यूएसए में भी 50-60% में वही है। हम्म अभी ये कप्पा जो है ये 617.1 है और इतना ज्यादा वेरुलेंट नहीं है, इसलिए इसके तरफ हमने ध्यान नहीं दिया था। अभी कुछ केसेस खाली 2 या 3 केसेस मिले हैं यूपी में। हमें उससे ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका पूरा अभ्यास हुआ नहीं है। हमें आपने पर एक सर दूसरा जो सवाल किया था कि महाराष्ट्र में और केरला में क्यों केसेस फैल रहे हैं, हम्म तो ये महाराष्ट्र और केरला में फिर से नहीं फैल रहे। महाराष्ट्र और केरला में कभी वो ऊपर से नीचे आया ही नहीं है। खास करके जो महाराष्ट्र के 4 जिले वेस्टर्न महाराष्ट्र के और 3 जिले कोकण के, 7 जिले महाराष्ट्र में टोटल 36 जिले हैं। ये 7 जिलों से 80% इन्फेक्शन आ रहा है और बाकी 29 जिलों से 20% इन्फेक्शन आ रहा है। और केरला के 15 जिले ऐसे जहाँ पे 10% जी से ज्यादा इन्फेक्शन है। हम्म तो ये केरला और महाराष्ट्र का जो नंबर है ये हमारा इंडिया का रन अभी डिसाइड कर रहा है। और वही 50% जो बोल रहे हैं हम, ये हमारे 4 जिले महाराष्ट्र के और 15 जिले केरला के ये दे रहे हैं आप। हम्म हाँ और सर, मैं इसका इसके अभ्यास कारण होना जरूरी है, इसका अभ्यास हुआ नहीं है। हो सकता है कि यहाँ नया वेरिएंट है, क्योंकि अगर 2 महीने से लगातार लोगों में तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोल्हापुर में और बंबई में और पूना में और नागपुर में कोई लोगों में डिफरेंस नहीं है, तो फिर ये हमें 4 महीने से क्यों परेशान कर रहा है, ग्राफ नीचे क्यों नहीं जा रहा है? तो यहाँ का अभ्यास करना पड़ेगा और वहाँ का अभ्यास बराबर हो नहीं रहा है। डॉक्टर ईश्वर, मैं उसके कारण पर भी आपके पास आऊंगी। डॉक्टर समीर भाटी, लेकिन ये बताइए, क्योंकि यूपी में अभी तो 2 केसेस ही सामने आए हैं, लेकिन उनमें से एक की मौत हो गई है, ये कितनी चिंता की बात है? देखिए, चिंता की बात तो हमेशा ही अभी रहेगी जब तक हमारा पूरा जो हमने एक टारगेट लिया वो पॉपुलेशन इम्यूनाइज ना हो जाए। और इसमें सबसे पहले समझने की बात जरूरी है, अभी जैसे बता भी दिया हमारे कप्पा वेरिएंट के बारे में। इसमें ऑलरेडी हमारा जो B.1.617, इसमें 12 तरह के म्यूटेशन, अगर हम सिंपली उसमें समझाएं कि 12 बार अपना स्वरूप बदल चुका था। बट इसमें जो सबसे ज्यादा खतरनाक निकल कर आया वो हमारा डबल म्यूटेंट, वो हमारा जो सबसे ज्यादा, जिसने दूसरी लहर भी जो है, जिसका दूसरी लहर का सबसे बड़ा कारण रहा। और फिलहाल अभी भी हम देखें तो वो भी यूएस के अंदर भी अभी जो है केसेस 51% डेल्टा वेरिएंट के हैं। इसके अलावा भी अगर हम अपने देश की भी बात करें तो त्रिपुरा के अंदर देखें तो अभी सबसे ज्यादा डेल्टा वेरिएंट के केसेस मिले गए हैं। मतलब हमारे देश से भी पूरी तरह से गया नहीं है, उसी डेल्टा वेरिएंट का ही एक ये और म्यूटेंट है, पर उसके केसेस अभी बहुत कम देखे गए। हाँ, पर जो ये 2 केस आप बता रहे हैं, इन 2 केस में से अभी वो इसके ऊपर फिर एक बार फर्दर बात चल रही है, उनकी हिस्ट्री देखी जा रही है, क्या कोई विदेश यात्रा थी या क्या था, वो सब चीजें अभी, और उसके ऊपर फर्दर अभी जो है चीजें काफी बाकी है कि क्या कारण था डेथ का, क्या कोई कोमॉर्बिड थी या कोई और कंडीशन थी, वो सब चीजें देखनी जरूरी है। बट अभी अगर हम फिलहाल की बात करें तो सबसे ज्यादा 98% जो हमारा स्प्रेड है वो अभी तक भी डेल्टा वेरिएंट की वजह से है। डॉक्टर सचिन मित्तल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर कंसल्टेंट है। डॉक्टर सचिन मित्तल, पहले तो डेल्टा प्लस को लेकर ही कहा जा रहा था कि कहीं, क्योंकि डेल्टा प्लस के कई सारे मामले सामने आए, कि डेल्टा प्लस क्या थर्ड वेव की वजह बनेगा, लेकिन अब कप्पा भी एक वेरिएंट निकलकर सामने आ गया है। इस वेरिएंट को आप कैसे देख रहे हैं, ये कितना घातक हो सकता है? देखिए, क्या होता है कि वायरस अपने आप को हमेशा म्यूटेट करता है, वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है कि कैसे मैं एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकूं। तो आगे जाके हमें इस वायरस के काफी म्यूटेंट मिल सकते हैं जो कि पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वायरस अपने आप को अडेप्ट करता है। तो इसलिए हमें हमेशा हेलो जी सर, आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए सचिन मित्तल। तो हमें इसलिए हमेशा जो बेसिक चीजें हैं, जो हमारे रूल्स हैं कि मास्क यूज करना है, सैनिटाइजर यूज करना है, भीड़ भाड़ वाले एरिया से बचना है, जो हमारे बेसिक जो हम एसओपीज यूज कर रहे थे, जो किसी भी वेरिएंट के लिए एप्लीकेबल होते हैं, वो इस वेरिएंट के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। क्योंकि वायरस का जो म्यूटेंट है, जब भी वो एक नया म्यूटेंट आएगा, कुछ ना कुछ अपने साथ एक नया लेके ही आएगा, चाहे वो डेल्टा हो, चाहे वो डबल म्यूटेंट हो, चाहे वो कप्पा वेरिएंट हो, या आगे हम कोई और भी वेरिएंट देख सकते हैं इसमें। डॉक्टर संजीव बघेल, आप बता रहे हैं कि डेल्टा सबसे ज्यादा संक्रामक है, जो पहले वायरस हमने देखे, जो पहले वेरिएंट हमने देखे, उससे कहीं ज्यादा ये संक्रामक है। तो अगर डेल्टा म्यूटेट हो रहा है और उसके अलग अलग म्यूटेंट सामने आ रहे हैं, तो सर क्या ये और घातक नहीं होंगे, ये और संक्रामक नहीं होंगे? इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि डेल्टा प्लस और अब कप्पा भी एक वेरिएंट निकलकर सामने आ गया है।
ये जो नॉमेनक्लेचर दिया गया है, जो नाम दिए गए हैं, उसको हम कहते हैं लीनिएज यानी कि किस ब्रांच से ये म्यूटेशंस आ रहे हैं। सो जैसे बी लाइन है, बी लीनिएज है, उसमें B1 सब ग्रुप है और 617 लोकेशन है अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन या डिलीशन का। उसमें 3 भाग है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। जो पॉइंट 2 है उसे हम डेल्टा कहते हैं और फिर डेल्टा प्लस हुआ। जो 617.1 है उसे हम कप्पा कहते हैं। जो आप फोकस करिए अभी आप डेल्टा पर खाली, उसमें टोटल ऑफ 18 म्यूटेशंस है। जो अब हमें एक लैम्डा बी म्यूटेशन मिला गया है, उसमें 8 और एडेड ऑन म्यूटेशंस है। अब ये म्यूटेशंस करते क्या है, वेरी क्विकली आपको एक्सप्लेन करने के लिए, जो सबसे जो घातक म्यूटेशंस हैं उसे हम कहते हैं L452R, EQ484, P618R एंड E156। तो इसमें होता क्या है कि इन लोकेशंस पर जो अमाइनो एसिड प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन का, वो डिलीट हो जाता है या सब्स्टिट्यूट हो जाता है। उसके साथ जो इसकी लैचिंग प्रॉपर्टी है, उससे हम कहते हैं डॉकिंग साइट्स। वो एस रिसेप्टर्स जो नाक में और गले में रहता है उससे जुड़ जाता है और उसके हम कहते हैं एफिनिटी बाइंडिंग, यानी कि वो इतना जोर से पकड़ लेता है कि उसको डिसलॉज करना लगभग असंभव होता है और अंदर जाके प्रोटीएस एंजाइम्स के साथ ये रेप्लिकेट करने लगता है। तो ये म्यूटेशंस के नाम चेंज होते रहेंगे, म्यूटेशंस होते रहेंगे जब तक ये कोई एंडेमिक स्टेट ना आ जाए या वायरस कम्युनिटी में ब्रॉड इम्यूनिटी ना पाई जाए। सो हमारा जो फोकस है जीन सीक्वेंसिंग पर ज्यादा होना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जैसे इंडिया में, दिल्ली में, बॉम्बे में बहुत घातक सेकेंड वेव देखी गई थी। ये ज्यादातर ये जो म्यूटेशंस हैं ये रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन के जो आरबीडी साइट है उससे अलग है, उसे हम कहते हैं एन टर्मिनल डोमेन। सो 70 to 80% जो वेव्स हुई हैं, सेकेंड वेव्स पूरी दुनिया में, वो एन टर्मिनल डोमेन के तरफ हुए हैं, यानी कि जो इसकी जो लैचिंग साइट है वो डॉकिंग साइट चेंज है। तो जो कैरेक्टर है इस वायरस का वो चेंज होते रहा है। इसलिए जीन सीक्वेंसिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज है ताकि हम पकड़ सकें कि जहां म्यूटेशंस न्यू शुरू हो रहे हैं उनको हम इमीडिएटली काबू कर सकें। बिल्कुल डॉक्टर, मैं आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर ईश्वर, मैं यही जानने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर डेल्टा बहुत ज्यादा संक्रामक है तो उससे निकले जो वेरिएंट हैं वो भी क्या संक्रामक हो सकते हैं? देखिए, डेल्टा तो खतरनाक है ही है। डेल्टा से निकला हुआ डेल्टा प्लस कितना खतरनाक है इसका अभ्यास हुआ नहीं है। हो सकता है खतरनाक है। मैं लोगों को, दर्शकों को ये बात बता दूं कि जब भी म्यूटेशन होते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो खतरनाक होगा, कभी हो सकता है कि अच्छा भी होगा। तो पहले से खतरनाक होना जरूरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि लोगों को ये पता चाहिए कि इतना कॉम्प्लिकेशन सोचने के बजाय आपका जो मास्क है वो डेल्टा मास्क में अलग नहीं है, कप्पा मास्क अलग नहीं है, लैम्बडा मास्क अलग नहीं है, मास्क वही है। तो आप ये उलझन में मत जाइए कि वो बहुत खतरनाक म्यूटेंट आ गया तो हमको मास्क बदलना है। मास्क बदलना नहीं है, आपका बिहेवियर बदलना नहीं है। और तीसरी चीज हमें क्या करना है, जितना जल्दी हम लोग वैक्सीनेट करेंगे उतना हम लोग ये म्यूटेशन को रोक पाएंगे। जब वैक्सीन, अभी फिलहाल जो स्थिति लिक्विड है, वैक्सीनेशन 5%, 6% का पूरा हुआ है, 20%, 25% लोगों का सिंगल डोज हुआ है, और जो पार्शियली इन्फेक्टेड पॉपुलेशन, पार्शियली वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। अभी हमें क्या करना है, बेसिकली जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल हम कोल्हापुर बात करें जहाँ पे 10-15% लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे 50-60% लोग इन्फेक्शन हो गए। तो हमें ऐसे टीम बनाना है कि वो टीम वार्ड में जाए, गली गली में जाए और सबका एंटीबॉडी टेस्ट करे। जो एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, जो नहीं है उनको वैक्सीनेट करें इमीडिएटली। क्योंकि हम अगर पायलट बेसिस पे कुछ जिलों में करेंगे तो वो सिटी को, वो गांव को, वो जिले को हम लोग पूरा वैक्सीनेट कर देंगे। जो लोग इन्फेक्टेड नहीं उनको तो पूरा वैक्सीनेशन हो जाएगा, वो पूरा हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। और ये भी पता लग जाएगा कि क्या हर्ड इम्यूनिटी सचमुच काम करती है। क्योंकि आज हमारी स्थिति ऐसी है भारत में कि कोई भी आप सीरो सर्वेलेंस ले लो, जो एम्स ने WHO के साथ किया 75% पॉजिटिव आया एंटीबॉडी।
भोपाल के अंदर बच्चों का जो सीरो सर्विलेंस किया, जो वैक्सीन ट्रायल करने वाले उसके बच्चों का 77% पॉजिटिव आया। उत्तर प्रदेश में किया 55% पॉजिटिव आया। मुंबई में ऑलरेडी 60% तक पॉजिटिव है। हमारा जो 4th सीरो सर्विलेंस है वो जून में कंप्लीट हुआ है, उसका रिजल्ट पूरा आया नहीं है पूरे इंडिया का। हम सरकार से ये विनती करते हैं कि ये सीरो सर्विलेंस का रिजल्ट दो और इसके ऊपर प्लान ऑफ एक्शन क्या है बताओ। खाली सीरो सर्विलेंस करके फायदा नहीं है, उसमें एक्शन करना पड़ेगा। जब तक हम लोग वार फुटिंग में ये काम नहीं करेंगे, लोगों को सेग्रीगेट नहीं करेंगे, इन्हें दिमाग में कि इन्फेक्टेड कौन है, अनइन्फेक्टेड कौन है, अनइन्फेक्टेड को बचाना है, उनको वैक्सीनेट करना है, तब तक हम लोग बहुत कंफ्यूजन में रहेंगे। और ये दो चीज और बता दूं कि ये जो वेरिएंट है, एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। WHO ने अभी तक कप्पा को या लामड़ा को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में रखा है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं बोला है, क्योंकि अभी तक पूरे दुनिया में ऐसे कोई स्टडी नहीं आई है कि कप्पा ने और लामड़ा ने ज्यादा इन्फेक्शन दिया है। लैम्बडा तो अभी तक इधर आया नहीं, सिर्फ लैटिन अमेरिका में है, पेरू में है, चिले में है, अर्जेंटीना में है, वहाँ के इक्वाडोर में कंट्री में है। हाँ। तो हमारे पास अभी फिलहाल जो मेन प्रॉब्लम है हमारा डेल्टा का है, और डेल्टा प्लस थोड़े बहुत प्रमाण में 50, 60, 70 केस आए हैं। लेकिन जैसा डॉक्टर बघेल साहब ने बोला कि हमारा विरुलेंस का स्टडी बहुत कम है, जेनेटिक का स्टडी बहुत कम है, ये स्टडी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और खास करके ऐसे इलाकों में जहाँ पे इन्फेक्शन नीचे जा ही नहीं रहा है, अब पटक के रह गए फिर भी इन्फेक्शन बढ़ ही रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और खास करके जो कोस्टल एरिया है हमारा, कोकण पूरा कोस्टल एरिया है, गोवा कोस्टल एरिया है, केरला कोस्टल एरिया है, इधर आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया, तमिलनाडु का कोस्टल एरिया, और वहां पर ओडिशा तक, तो ये कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्रॉब्लम है। तो कुछ ना कुछ तो वहां स्टडी करना पड़ेगा कि भाई कोस्टल एरिया में ज्यादा क्यों हो रहा है। हाँ, यानी आप कह रहे हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। लेकिन डॉक्टर समीर भाटी, अभी तो चलिए कप्पा के भी 2 केसेस आए, WHO ने उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी घोषित नहीं किया है, लेकिन क्या हो सकता है कि और भी मामले हो? अभी तो ये 2 ही निकलकर सामने आए, पता चले, लेकिन कप्पा के और भी मामले हो सकते हैं, और इसी तरह डेल्टा प्लस के भी। समीर भाटी जी बिल्कुल। जैसे अभी आप सवाल भी पूछ रहे थे कि भाई हम डबल म्यूटेंट को जिस तरह से हम संक्रामक मान रहे थे बहुत ज्यादा, तो फिर हम इसको भी जैसे उसी में म्यूटेशन हुआ है जो आपका सवाल एक ये था, तो इसको भी हम खतरनाक क्यों ना माने, है ना। तो सिंपल सी इसको सरल भाषा में अगर हम समझे, तो जो हमारा इंडियन वेरिएंट जिसको हम बोल रहे थे B.1.617, उसमें 2 म्यूटेशन हुए। एक को हमने कहा 0.1 मतलब 617.1 और 617.2, पर जो ज्यादा एकदम से सामने उभर कर आया वो हमारा 0.2 आया, जिसको डेल्टा वेरिएंट कह रहे हैं। बट जो 0.1 था वो उतना नहीं सामने आया नजर में, बट वो भी एक डबल म्यूटेंट उसमें भी देखा गया था। तो इसलिए इसको सर्विलेंस और इसके फैलाव को ध्यान से मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे तो बहुत सारे वेरिएंट आ रहे हैं, बट स्पेसिफिकली इसको हमने इसलिए फोकस इसीलिए किया, दोबारा से इस चीज के ऊपर ध्यान इसीलिए खिंचवाया क्योंकि इसके अंदर उसी तरह का म्यूटेशंस देखा गया है जो हमारा डबल म्यूटेंट के अंदर देखा गया था। हालांकि ये पहले भी गया था, पर इसको बहुत ज्यादा संक्रामक हमने इसके बहुत ज्यादा केसेस नहीं देखे हैं, तो इस बात को हमें समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर सचिन मित्तल, लेकिन केसेस कहाँ हैं और कहाँ हो सकते हैं, उसको लेकर क्या वाकई अभी कदम उठाए गए हैं? आपको लगता है सफिशिएंट स्टेप्स हैं? देखिए, पहले से इस बार पहले से ही हमने तीसरी लहर आने की चेतावनी दी है। आपको जैसे पता है कि दूसरी लहर में इस बार क्या हालात हुए थे, हर चीज की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी थी, बेड्स की कमी थी, मेडिसिन की कमी थी। पर इस बार एक अच्छी चीज ये है कि हमने प्रेडिक्ट किया है कि तीसरी लहर नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, ताकि पता लगाया जा सके कि कितना म्यूटेशन हो रहा है, ये पता लगाया जा सके कि कितना संक्रामक हो सकता है। क्या उसके लिए स्टेप उठाए गए हैं? क्योंकि दिल्ली में तो मेरे ख्याल उठाए गए हैं, बाकी जगहों पर भी, लेकिन देश में कई जगहों से लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि हो सकता है कि कप्पा वेरिएंट के भी कुछ केसेस हों। अभी तो यूपी में सामने आए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जीन सीक्वेंसिंग पे जैसे जैसे कोरोना के केसेस जो डिफरेंट एरिया में या पर्टिकुलर एरिया में रीजन्स में आ रहे हैं, वहाँ पे जीन सीक्वेंसिंग को अब धीरे धीरे करके तवज्जो दी जा रही है। दिल्ली NCR में भी सैंपल साइज के अकॉर्डिंग आप जीन सीक्वेंसिंग कर रहे हैं ताकि आप नए म्यूटेंट को जल्दी पता लगा सकें और जल्दी से उसको रोकने के लिए आप कदम उठा सकें। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जीन सीक्वेंसिंग को धीरे धीरे बढ़ावा दिया जा रहा है।
जैसे जैसे नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है ताकि आप उस इन्फेक्शन को या आप उस नए म्यूटेंट वायरस को जल्दी ही कंटेन करें और ताकि वो लहर में ना कन्वर्ट हो पाए, वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मतलब आइसोलेट हो जाए। और हमें मतलब लोगों को उस चीज को आगाह करने के लिए हमें एडिक्वेट टाइम भी मिल जाए। तो जीन सीक्वेंसिंग का एक अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और सिर्फ जीन सीक्वेंसिंग ही एक ऐसा मेथड है जिससे आप म्यूटेंट वायरस का पता लगा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली वायरस के जो सिम्टम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, उनसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। पर जैसे जैसे म्यूटेशंस होती हैं, इनकी जो फैलने की क्षमता है या जो संक्रामण क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है, और फिर एकदम से सारे केसेस क्लस्टर हो जाते हैं और हॉस्पिटल्स पे बर्डन बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें मुझे लगता है कि सरकार का ध्यान भी अब जीन सीक्वेंसिंग की तरफ जा रहा है, ताकि जैसा दूसरी लहर में हुआ या जैसे कि तीसरी लहर से पहले, ताकि हमें एडिक्वेट स्टेप्स लेने का मौका मिल जाए। सर, इसको और समझने की कोशिश करेंगे आप सभी से कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है जीनोम सीक्वेंसिंग का और क्या उसके लिए प्रॉपर कदम उठाए गए हैं, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि कौन कौन से वेरिएंट सामने आ रहे हैं, ताकि समय रहते कदम उठाए जा सकें। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा भी जुड़ चुके हैं, पद्मश्री अवार्डेड हैं, मेदांता हॉस्पिटल से हमारे साथ है। डॉक्टर प्रवीण, सबसे पहले क्योंकि आप सर लेट जुड़े हैं, मुझे जरा बताइए कि कप्पा वेरिएंट को आप कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 2 केसेस, 2 में से 1 की मौत। ओके, सो देखिए, कप्पा वेरिएंट जो अभी आया है, तो सबसे पहले हम ये बता दें कि डेल्टा वेरिएंट ही सबसे एक संक्रामक जो सीवियर इंटेंसिटी वाला जो वायरस का एक मॉड्यूलेशन हुआ था या म्यूटेशन हुआ था, वो हमारे सेकेंड वेव में था और इसको इंडियन वेरिएंट भी कहा गया। उसके बाद 2 वेरिएंट्स आए, एक है लैम्डा वेरिएंट, एक है कैपा वेरिएंट। तो जो लैम्डा वेरिएंट है वो पेरू में काफी हाई संख्या में लोगों की डेथ हुई और वो काफी सीवियर इंटेंसिटी का पाया गया, और ये देखा गया कि कोरोना में अब तक सबसे ज्यादा मौतें लैम्डा वेरिएंट से हुई। बट फॉर्चुनेटली लैम्डा वेरिएंट अभी इंडिया में नहीं पाया गया है और सिर्फ मलेशिया में 1 या 2 केसेस पाए गए। अब बात आती है कैपा वेरिएंट की, जो अभी रिसेंटली डिटेक्ट हुआ। बट अच्छी खबर ये है कैपा वेरिएंट के साथ कि WHO ने भी इस बात को आइडेंटिफाई किया और रिसर्चर्स ने शो किया कि कैपा वेरिएंट है तो एक म्यूटेशन, बट ये इतना स्ट्रांग नहीं है, इससे जो डिजीज की सिवियरिटी इतनी ज्यादा होने के चांसेस नहीं है। तो इसलिए कैपा वेरिएंट को जानना जरूरी है, लेकिन उससे डरना जरूरी नहीं है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम बताना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त डेल्टा वेरिएंट ही अभी भी काफी एक इंटेंस वेरिएशन हुआ था, इसमें म्यूटेशन हुआ था, जो कि ज्यादा संक्रामक है, ज्यादा उसके इन्फेक्शन करने की संभावना है और उससे ज्यादा मौतें होती हैं। कैपा वेरिएंट से इस बात की संभावना कम है। डॉक्टर संजीव बघेल, मैं उसी सवाल के साथ आ रही हूँ। सर, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल है जीनोम सीक्वेंसिंग का? डेल्टा एकदम से हमने देखा केसेस बढ़ते चले गए, अभी कप्पा वेरिएंट को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि ज्यादा केसेस नहीं है, तो फिलहाल डरने की बात नहीं है। लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ये कितना जरूरी है सर? ओके, तो मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं आपको सर आराम से बताइए, एक्सप्लेन करता हूँ जी। आप इसको एक प्रोटीन स्ट्रिप समझिए, ये एक फुट रूलर है, स्केल है, इसको 1273 अमीनो एसिड्स हैं, ये स्पाइक प्रोटीन है। जो बीच का भाग है उसे हम रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं, ये बीच का भाग। एक साइड पर एन टर्मिनल डोमेन है और दूसरे साइड पर सी टर्मिनल डोमेन है। जो एन टर्मिनल डोमेन और रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन का बीच का भाग, उसे कहते हैं ORF, दैट इज ओपन फ्रेम रीडिंग पार्ट। जो सेकंड वेव आई है, ज्यादातर 70-80% जो बाइंडिंग है, जो पहले यहां हो रही थी, यहां से शिफ्ट होके यहां आ गई है। इसलिए ये जीन सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें पता लगे कि कौन सा अमीनो एसिड चेंज हो रहा है। जो अमीनो एसिड चेंज हो रहे हैं उसके साथ अलग अलग स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, जैसे इम्यून एस्केप मैकेनिज्म। जैसे डेल्टा में हमें देखा गया है कि 8 गुना जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं उसका कम इफेक्ट है। अब ये भी पता है कि वैक्सीन एस्केप म्यूटेशंस आ सकते हैं। तो जो एग्जैक्ट नंबर है, साइट है, तो वो इंपॉर्टेंट है। उससे जीन सीक्वेंसिंग में एक प्रोटीन स्ट्रिप को, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से
पार्ट में कौन सा अमाइनो एसिड चले गया और कौन सा न्यू आया है, उसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और कौन सा डिलीट हो गया और दोबारा रिप्लेसमेंट नहीं आई, उसे हम डिलीशन कहते हैं। हर पार्ट, जैसे हम कहते हैं L452R, यानी कि L इज लाइसिन, R इज आर्जिनिन, मतलब लाइसिन चले गया, आर्जिनिन आ गया अमाइनो एसिड, और किस लोकेशन पर हुआ, 452। इसका यह महत्व है कि हमें पता लगे कि कौन सा एग्जैक्ट लोकेशन है, ताकि हम उसका कैरेक्टरिस्टिक ट्रैक कर सके। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। डॉक्टर ईश्वर, डॉक्टर समीर भाटी, डॉक्टर सचिन और डॉक्टर प्रवीण, आपसे भी यही समझने की कोशिश करेंगे, जीनोम सीक्वेंसिंग है क्या, कैसे पता चलता है इससे, और क्या ये किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार नए नए वेरिएंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले डेल्टा, डेल्टा प्लस, और अब कप्पा वेरिएंट, जो कि उत्तर प्रदेश में 2 केस मिले, 2 में से 1 की मौत। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। जगह उत्तराखंड में देवी का एक धाम, दावा एक श्राप से इंसान बन गए पेड़, सबूत पत्थर मारने से पेड़ों से बहता खून, दैवीय पेड़ों का सच। तो कोरोना वायरस लगातार रूप बदल रहा है। पहले डेल्टा, फिर डेल्टा का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस, और अब एक और वेरिएंट सामने आ गया है कप्पा, जिस पर हम लगातार डॉक्टर से चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर ईश्वर, मैं यही समझना चाह रही थी सर, क्यों जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है? नहीं, मैं जीनोम सीक्वेंसिंग पे जाने के पहले एक 4-5 छोटी-छोटी चीजें बता देता हूँ। एक जो संक्रमण होता है, ये संक्रमण ड्रॉपलेट से होता है या एरोसॉल से। हम जब बात करते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं, तो हमारे मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। हाँ। ड्रॉपलेट्स नीचे गिरता है तो उससे एरोसॉल बनते हैं। तो पहले हमको लगता था कि एरोसॉल से इन्फेक्शन नहीं होता है, हवा से इन्फेक्शन नहीं आता है। तो डेल्टा ने ये सिद्ध किया कि एरोसॉल से इन्फेक्शन आता है। तो कोई भी नया वेरिएंट आया तो हमें देखना है कि एरोसॉल से आ रहा है या ड्रॉपलेट से आ रहा है। दूसरा क्या देखना है कि जो भी वैक्सीन हम ले रहे हैं, क्या वो वैक्सीन या वेरिएंट पे काम कर रहा है। डेल्टा वेरिएंट का हमने पता किया तो एक डोज में जो हम कोविशील्ड लेते हैं इंडिया में, वो 33% प्रोटेक्शन करता है, और 2 डोज में 69% प्रोटेक्शन करता है इन्फेक्शन से। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन से 92% तक प्रोटेक्शन करता है, डेथ से 99% तक प्रोटेक्शन करता है। तो वैक्सीन काम करता है। तीसरा हमको क्या देखना है, जो हम जांच करते हैं आरटीपीसीआर, वो आरटीपीसीआर ये नए वेरिएंट को पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि आरटीपीसीआर जब बनी है तब ये वेरिएंट थे या नहीं थे पता नहीं। और तीसरा ये है, चौथा ये है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट निकला है, जिन लोगों को हम लोग अर्ली इन्फेक्शन में वो देते हैं कॉकटेल ट्रीटमेंट, तो वो इन्फेक्शन नेगेटिव बन जाता है 3 दिन के अंदर, वो काम करता है कि नहीं करता है। और लास्ट में ये देखना है कि लॉजिस्टिक्स, मैं कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन हमें हमारे देश में हमने क्या देखा है, तो देयर इज अ डायरिया ऑफ थॉट्स एंड कॉन्स्टिपेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। हमारे पास आइडियाज का जुलाब है, और जब इम्प्लीमेंट करना है तो उसका हमें कब्जियत है। तो हम कई बड़ी बड़ी बातें करेंगे और लॉजिस्टिक नहीं है। हमारे देश में जब ये आरटीपीसीआर के लैब चालू हुए, 100 लैब नहीं थे इंडिया में, अब 10,000 लैब है। लेकिन जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग की लैब है, 28 लैब है, इसमें से 4 ज्यादा करती है और 24 बहुत कम प्रमाण में करती है। तो हमारे पास लैब बहुत कम है। एक सीक्वेंस करने के लिए 10 से 12,000 खर्चा होता है। तो हम ये बहुत डिमांड करें सरकार से कि सरकार पूरे दुनिया में, पूरे भारत में सब जगह जीनोम सीक्वेंसिंग करे, ये पॉसिबल नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो 1 लाख टेस्ट में 100 पॉजिटिव आ रहे हैं, तो 0.1% पॉजिटिविटी है। वही महाराष्ट्र में, नागपुर में 0.4% पॉजिटिविटी है, और कोल्हापुर में 10% पॉजिटिविटी है। तो यहाँ के यहाँ इतना वेरिएशन है। ये पैंडेमिक डायनेमिक है और काफी ज्यादा वेरिएशन है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें कहाँ अभ्यास करना है, कौन से सैंपल में अभ्यास करना है। तो जब तक कप्पा की बात आ रही है, कप्पा अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है कि ज्यादा इन्फेक्शियस है, या वैक्सीन इस पे काम नहीं करता है, या मॉलिक्यूलर एंटीबॉडी उस पे काम नहीं करती है, ये सिद्ध नहीं हुआ है। तो हम कप्पा के पीछे हमारा एनर्जी खर्च करना आज के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। अब एक की मौत हुई है, यस, लेकिन हमें यह ढूंढना है कि वो मौत उसके कोई इन्फेक्शन से हुई है, एज से हुई है, और कोई दूसरे कारण से हुई है,
या उसको ट्रीटमेंट बराबर टाइम पे नहीं मिला बोल के हुई है, या उसको बहुत ज्यादा स्टेरॉइड मिला उससे हुई है, ये देखना जरूरी है। हाँ, लेकिन ये कितना संक्रामक है सर, फिर ये कैसे पता चलेगा? मैं आपके पास सर लौटूंगी एक बार फिर से, क्योंकि कंसर्न सिर्फ इतना ही है कि हमने देखा कि डेल्टा भी शुरू में तो नहीं था, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही उसको लेकर चला जा रहा था, अचानक से उसने केसेस बढ़ा दिए थे। कप्पा वेरिएंट भी भले ही 2 केसेस सामने आए, लेकिन सर ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि हमारे देश में तो लोग टेस्ट भी नहीं कराना चाहते हैं, लोग टेस्ट भी नहीं कराना चाह रहे हैं लोग, और ऐसे में कैसे पता चलेगा कि सिर्फ कप्पा के 2 ही वेरिएंट हैं कि नहीं, या इससे कप्पा के 2 ही केसेस हैं या फिर इससे ज्यादा भी? नहीं, आप सही कह रहे हैं। जब डेल्टा वेरिएंट आया शुरुआत में, तब जब महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में ज्यादा केसेस बढ़ रहे थे, मैं चिल्ला चिल्ला के हर चैनल पे और हर न्यूज़पेपर में कह रहा था कि आप महाराष्ट्र तो झांकी है, पूरा देश में बाकी है, कोई सुनने को तैयार नहीं था। और सब लोग को लगता था कि हम उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, उड़ीसा में हम लोग सुखी है, हम महाराष्ट्र में नहीं है, थैंक गॉड। लेकिन जब सब जगह लपेट में आ गए, तब पता चला कि ये डेल्टा है। अरे अमरावती में जब ग्राफ आया, लोगों ने कहा कि सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव आ रहा है वहां के वहीं, ये 3 महीने पहले की बात है, लेकिन वो एम टाइप ऑफ ग्राफ था, यानी ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। तब वहां पे स्टडी हुई, तब पता चला। तो जहां पे प्रॉब्लम है, जहां धुआं निकल रहा है, वहां देखिए आग कहां लगी है। अभी 2 केसेस है, बराबर है आपका बोलना, लेकिन 115 जांच में 113 आए डेल्टा और 2 आए कप्पा। हो सकता है कि भारत में भी जब हजारों जांच हो रही है, कुछ 27,000 30,000 टेस्ट हुए हैं, कप्पा एक भी मिला नहीं अभी तक वहां पे। हो सकता है कि 10-20 मिले, लेकिन कप्पा जब तक ज्यादा इन्फेक्शियस नहीं है, ज्यादा लीथल नहीं है, ज्यादा विरुलेंट नहीं है, तो हम उसके पीछे हम लोग खाली कप्पा कप्पा करके बोलेंगे नहीं काम होगा। हमें दूसरा जो प्रायोरिटी है उधर ध्यान देना पड़ेगा, और प्रायोरिटी की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। केरला और हमारा पश्चिम महाराष्ट्र इतना परेशान है, 3 महीने से वो टेस्ट नीचे ही नहीं आ रहे जांच और केसेस। तो वहां पे पूरा एनर्जी लगाना है कि क्या है, वहां का स्टडी करो। लोग सुनते नहीं है, या मास्क लगाते नहीं है, या फाइन लगाना जरूरी है, क्या वैक्सीन नहीं ले रहे, क्या प्रॉब्लम क्या है वहां का अभ्यास हो ही नहीं रहा है। हम लोग उसमें परेशान है, और यही अगर हम वहां पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो तीसरा वेव आएगा, हमारा दूसरा वेव विदर्भ से चालू हुआ, पूरे इंडिया में गया, तीसरा वेव केरला से आएगा, पश्चिम महाराष्ट्र से आएगा, पूरा इंडिया में जाएगा। हाँ डॉक्टर, मैं इस पर भी आऊंगी। डॉक्टर समीर भाटी, इसको भी हम सर समझने की कोशिश करेंगे आप सभी से कि जो भीड़ बढ़ रही है उससे अब कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, क्या ये भी एक संकेत है थर्ड वेव का? क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार चेताया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे डॉक्टर समीर भाटी। लेकिन मुझे बताइए कि ये कप्पा कितना संक्रामक, सर मैं बार बार इसलिए ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि किसी भी चीज को हम एकदम लाइटली नहीं ले सकते। ये संक्रामक कितना है ये कैसे पता चलेगा, कितना इंतजार करना होगा? मुझे लगता है आप लोग क्योंकि इन तमाम चीजों पर ध्यान बनाए रखते हैं, देखते भी रहते हैं, रिसर्च भी पढ़ते रहते हैं, अध्ययन भी आप देखते रहते हैं, तो क्या इस पर भी रिसर्च हो रहा है कहीं, या हो रहा होगा? कितना संक्रामक है कैसे पता चलेगा? डॉक्टर समीर भाटी, चलिए डॉक्टर समीर भाटी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर प्रवीण सर, कितना इंतजार करना होगा? इसको लेकर भी अध्ययन तो हो ही रहा होगा। यस, इसके बारे में रिसर्च हो चुकी है, और ये ऐसा नहीं है कैपा वेरिएंट के बारे में अभी पता चला है। इवन महाराष्ट्र में भी केसेस के अंदर कैपा वेरिएंट थे, लेकिन डेल्टा वेरिएंट वाज द मोस्ट डोमिनेंट वेरिएंट, सबसे ज्यादा डोमिनेंट ये था, और इसी की वजह से सेकेंड वेव आई थी। और अभी ये क्लियर है, मालूम है हमको, जैसा कि अभी पहले भी हमारे कोलीग ने बताया कि कैपा वेरिएंट इतना संक्रामक नहीं है, इतना विरुलेंट नहीं है। हालांकि ये उसी फैमिली का है, उसी का भाई है, ये डेल्टा का ही भाई है। और एक्चुअली जो इसमें वेरिएशन था 161 के 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो ये 0.2 डेल्टा था, 0.3 ये है। तो इसीलिए ये है तो उसी के भाई बंधु, इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये है कि कैपा वेरिएंट हम लोगों के एज साइंटिस्ट हमारे इंटरेस्ट में ज्यादा है। पब्लिक को ये समझना चाहिए, जानना चाहिए कि कैपा वेरिएंट इतना संक्रामक नहीं है, इससे ज्यादा मौतें होने की संभावना नहीं है। तो इसलिए उसके ऊपर अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करना या उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। फायदा ये है, हमें ये जानना है कि इन सब से कैसे हम बच सकते हैं। जैसे कि अभी बात चल रही थी कि एक ही सबसे कॉमन फैक्टर है कि भाई जो पब्लिक मूवमेंट है वो अभी भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, टेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए, टेस्टिंग अभी भी रुकनी नहीं चाहिए। जब ये लोग समझें कि सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं। टेस्टिंग शुड कंटिन्यू, मास्किंग शुड कंटिन्यू, वैक्सीनेशन मस्ट कंटिन्यू। ये सारे
जितने भी वेरिएंट्स हैं सबके अगेंस्ट अभी यही हमारे पास हथियार है और इसको इस्तेमाल करना है, इसको रोकना नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट जो सब हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई ऐसे अस्पताल तैयार हैं, ऐसे ऑक्सीजन तैयार है और सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस तैयार हैं, वो सब हैं। और जहां तक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का सवाल है, वो शायद इतनी इफेक्टिव हो कि नहीं हो, वे कह नहीं सकते अभी हम, बट चांसेस ये हैं कि शायद उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। बट लेट मी टेल यू, जो एक मेडिसिन अभी DRDO ने निकाली थी 2TG ड्रग जी, वो इनिशियल फेज के अंदर काफी अच्छा काम कर रही थी और वो हर तरह के वेरिएंट के अगेंस्ट इफेक्टिव सर इन पर भी रिसर्च हुआ होगा क्या? मैं यही पूछना चाह रही थी, इन पर भी रिसर्च, इन वेरिएंट्स पर भी उसका ट्रायल हुआ होगा? यस, सो बेसिकली जो उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो उसका काम करने का तरीका है उस दवा का, वो ये नहीं आइडेंटिफाई करता कि कौन सा, ये एंटीबॉडी नहीं है, ये एक दवा है जिससे कि कोई भी वायरस जिंदा रहने से खत्म हो जाता, मर जाता है, और जो वहां पे इन्फ्लेमेशन है वो भी खत्म हो जाता है, सूजन लंग्स के अंदर की खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमारे पास एक उम्मीद की किरण इस दवा में भी है कि 2DG दवा, अगर बाय द वे ये संक्रमण बढ़ेगा तो 2DG दवा, हमें लगता है कि अब हमारे पास अच्छा डेटा आ गया है जो फेज 3 ट्रायल से, ये दवा उसमें काम करने की बहुत अच्छी संभावना है। तो इसलिए हमें सजग रहना है, तैयार रहना है, और सारे अपने जो मेथड्स हैं, जो तरीके हैं वैक्सीनेशन के, क्योंकि अभी भी लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या वैक्सीनेशन करवा लें। अरे भाई, वैक्सीनेशन तो ही सब जैसे इट्स लाइक अ कवच, वो उसको पहनना जरूरी है, हर एक से बचाएगा आपको, चाहे कम या ज्यादा। यानी कप्पा से फिलहाल डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतने डिस्कशन से अब ये बात निकलकर सामने आ गई, ये बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि लगातार जो वेरिएंट सामने आ रहे हैं लोग डर रहे थे, लेकिन फिलहाल कप्पा के केसेस डराने वाले नहीं हैं। लेकिन जो बात अभी डॉक्टर प्रवीण ने कही, एक तो दवा सामने आ गई है, दूसरा वैक्सीनेशन। डॉक्टर संजीव बघेल, मैं आपके पास आ रही हूं। सर, जो हालात इस वक्त सड़कों पर दिख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय को भी कहना पड़ रहा है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम फेल हो सकते हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि आप इस तरीके से, एक तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ना भूलें, दूसरा आप समझें कि जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले, लेकिन लोग तो भीड़ की भीड़, ना मास्क है मुंह पर, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग। सर, कैसे बताएंगे लोगों को, कैसे समझाएंगे? जी, ये एक्चुअली सबसे बड़ी बेवकूफी है लोगों की। इससे बड़ा इंसल्ट इंडिया पर ये लोग कर नहीं सकते हैं। हजारों लोगों की मौत हुई है सेकेंड वेव में, मोर देन 750 डॉक्टर्स की डेथ हुई है। इतने लोग अभी भी सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉन्ग कोविड। हॉस्पिटल्स आर बल्जिंग, मेडिसिन सप्लाईज में कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, और अभी इस टाइम पर हॉलिडे करना तो मतलब बिल्कुल नाजायज है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए सब लोगों को जो लाखों रुपए खर्च करके वहां जा रहे हैं, उनको 1-1 लाख रुपए का जुर्माना करके प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनको डोनेट करने दो। जब तक हम इस पर बहुत स्ट्रिक्टली एक्ट नहीं करेंगे, ये लोग सुधरेंगे नहीं। ये बहुत जरूरी है कि इस अगले फेज में, अगले 3-4 महीने में हम जहां तक हो सके घर में रहें, जहां तक हो सके हम मास्क पहनते रहें, और 2 वैक्सीन जब आपका नंबर आए रजिस्ट्रेशन का कराएं, अपना स्टाफ का कराएं, अपने नियर एंड का कराएं। ये सोशलाइजिंग का टाइम, पार्टिंग का टाइम, हॉलिडे का टाइम नहीं है। लोगों की मौत हो रही है और लोग जाके हॉलिडे कर रहे हैं, इससे बड़ा बेवकूफी क्या कह सकते हैं? डॉक्टर संजीव बघेल, ये बिहेवियर लोगों का, ये कितना बड़ा नुकसान कर सकता है? देखिए, ये जो लोग बाहर जैसे हिमाचल में गए हैं या मनाली में गए हैं, गोवा जा रहे हैं, बाकी जगह जा रहे हैं, ये लाइफ साइकिल है ये वायरस का। 10 और 14 दिन तक ये इंक्यूबेट करेगा। जो अब ये लोग वायरस पोटेंशियली कैरी करेंगे, ये 10-12 दिन के बाद जो लोग घर में हैं, एल्डरली हैं, उनमें मैनिफेस्ट करेगा, और ये थर्ड वेव की शुरुआत दोबारा हो सकती है। ये बहुत जरूरी है कि हम अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखें। आप देखिए, हजारों लोग वाटरफॉल के नीचे खड़े हैं बिना मास्क के, एक के ऊपर एक चढ़ के। ये क्या बात है? मतलब दिस इज, मेरे लैंग्वेज में तो ये कंप्लीट नॉनसेंस है। डॉक्टर समीर, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी हाल ही में जिस तरीके से चेतावनी दी, लोगों को ये बताया कि आप ख्याल रखिए, जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलिए, मौज मस्ती मत कीजिए, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है।
ऐसे में कई देशों का भी उदाहरण उनकी तरफ से दिया गया। वो ये कह रहे हैं कि कई देशों में तो तीसरी वेव भी आ गई, कई वेव्स आ रही हैं, लोगों को समझना होगा, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। सर कैसे समझाएंगे? जी बिल्कुल। जिस तरह से हम सुन रहे हैं स्पेसिफिकली वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी में, तो ज्यादातर लोगों को ये रहता है कि हम लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं तो हम सेफ हैं। तो उसके बाद एक अलग तरह का उनका नजरिया होता है, और जिससे भी इस तरह से बात की आप ट्रैवलिंग के लिए, तो उनको लगता है कि नहीं हम वैक्सीनेट हो गए हैं। अभी जैसे डॉक्टर बगई ने भी बताया कि वो वैक्सीनेट हो गए हैं, पर वो अपने घर में जाके स्प्रेड कर सकते हैं। अभी हमें ये नहीं पता कितनी जनता ससेप्टेबल है, कितने अभी वनरेबल लोग हैं। हमारे 18 से नीचे वाले जो बच्चे हैं वो अभी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, एल्डरली लोग हैं, कोमॉर्बिड कितने सारे लोग हैं। और जिस तरह से अभी आपने कप्पा के लिए आप जिस तरह से बार बार बात कर रहे हैं, और आपका सवाल भी ये बिल्कुल जायज है। हम डेल्टा प्लस के लिए जो लास्ट वाले शो में बात कर रहे थे, डेल्टा प्लस अगर अभी हम देखें तो त्रिपुरा में सबसे ज्यादा निकला है। 90% केसेस त्रिपुरा में डेल्टा प्लस के आए हैं। और उससे पहले जब हमने सर बात की थी तब शायद कुछ ही केसेस थे, मेरे ख्याल शायद 10 केसेस थे, और फिर 10 दिनों के भीतर एकदम से आंकड़ा बढ़ा था। एकदम से बड़ा है डेल्टा प्लस का। तो इसीलिए हम सभी तरह के हमें वेरिएंट्स को, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग उतनी ज्यादा नहीं हो रही, जीनोम सीक्वेंसिंग ज्यादा होगी उसके बाद, और हमें अभी उसके जो हमारा जो भी वेरिएंट होता है उसके क्लिनिकल आउटकम्स बहुत ज्यादा हमें पता नहीं होते। आप देखिए जो सेकंड वेव का हमारा डेल्टा वेरिएंट था, उसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है कि वैक्सीन की एफिकेसी कैसी है, और अलग अलग रिसर्च सामने आ रही है। तो ये सबको समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी तक जब तक सब इम्यूनाइज्ड ना हो जाएं, तब तक सबको खाली वैक्सीन के भरोसे नहीं, उनको सोशल वैक्सीन भी, जिस तरह से डॉक्टर बगई ने बताया, वो मास्किंग वगैरह करना बहुत। और ऐसा क्यों वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन करे? ये तो सबकी जिम्मेवारी बन रही है, उनको इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी सेकेंड वेव में जिस तरह की जो डिजास्टर हुआ था उसको ज्यादा समय नहीं हुआ, इतना जल्दी कैसे बोल सकते हैं लोग? डॉक्टर सचिन मित्तल, अभी सभी वेरिएंट्स पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन अभी क्या करने की जरूरत है? लोगों को क्या सलाह देंगे, क्या एडवाइस देंगे सर? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सेकंड वेव आई थी उससे पहले भी लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को छोड़ दिया था, बिना मास्क पहनना कम कर दिया था, और इधर उधर घूमना ज्यादा शुरू कर दिया था। तो वो ये कारण बना था कि एकदम से पहले केसेस कुछ पर्टिकुलर एरियाज में आए, फिर ये डेल्टा वेरिएंट आया, और एकदम से पूरी कंट्री में एकदम से बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गए, और हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा बर्डन आ गया, और काफी ज्यादा मोर्टेलिटीज हुई, और काफी लोग परेशान हुए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे वायरस के नए नए वेरिएंट सामने आते हैं, तो हमें पता नहीं होता है कि वो किस तरह से स्प्रेड करेंगे या उनका कितना सीवियरिटी रहेगी। तो हमें बेसिकली सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है, एक तो वैक्सीनेट करना चाहिए। वैक्सीनेशन को लेके कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए माइंड के अंदर, क्योंकि यही एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने आप को वायरस से बचा सकते हैं या काफी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करिए। दूसरा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे हमने वैक्सीन ली है या हमने वैक्सीन नहीं ली है, क्योंकि हमें खुद की भी सेफ्टी करनी है और हमें दूसरों के लिए भी सेफ्टी करनी है। तो प्रॉपर तरीके से आप मास्क यूज कीजिए, और सैनिटाइजर यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और जितना हो सके घर से तभी बाहर निकलिए जब बहुत जरूरी हो। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको कोई भी आदमी प्रॉपरली फॉलो कर सकता है। मैंने देखा है कि जैसे ही अभी सेकेंड वेव को गए हुए बहुत टाइम नहीं हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि उसने किस तरह से लोगों को प्रभावित किया है। तो एकदम से जैसे ही केसेस कम हुए, लोगों ने घूमना फिरना शुरू कर दिया है। मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास ही आज लोग मनाली जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, वहाँ पे हम फोटोग्राफ्स देख रहे हैं कि इतनी भीड़ है। तो इस तरह का जब हम इस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जब हम छोड़ने लगते हैं, वही एक तरह से जो है नई लहर का काम करता है। यही लोग अपने घरों में वापस जाते हैं, यही लोग दूसरी जगह से म्यूटेंट स्ट्रेन को लाते हैं, और हॉट स्पॉट या आप कह सकते हैं सुपर स्प्रेडर्स का काम करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको फॉलो करना बिल्कुल लगातार हमारी यही एडवाइस होती है लोगों को कि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को समझें और खुद को वैक्सीनेट करवाएं जल्द से जल्द, और सड़कों पर ऐसे ना निकलें, क्योंकि अभी मई की बात है जब एकदम से 4 लाख को क्रॉस कर गया था आंकड़ा। अब धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन क्या ये फिर से नहीं बढ़ जाएंगे अगर इस तरीके से लोग सड़कों पर निकलेंगे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूलेंगे और खुद को वैक्सीनेट नहीं करवाएंगे? फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।